नमस्कार। 27 दिसंबर की रात 9:51 पर इस देश के सबसे विद्वान प्रधानमंत्रियों में से एक, सबसे सज्जन प्रधानमंत्रियों में से एक और जनता में सबसे कम लोकप्रियता वाले प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनको दी गई श्रद्धांजलि में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, उनकी तारीफ के बारे में, घटनाओं के बारे में। मैं भी इधर बीच कुछ मैंने पहले वीडियो में भी बताया, इसके पहले डॉक्टर विनम्र सेन सिंह के वीडियो के समय, कि इधर बीच मेरी व्यस्तताएं कुछ ज़्यादा थीं और इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका और डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर ये वीडियो थोड़ा मेरा देरी से आया है, इसके लिए भी खेद है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि जो प्रचलित किस्से और कहानियाँ किसी के बारे में या घटनाओं के बारे में आपको मालूम हो, उससे इतर कुछ नया दे सकूँ, कुछ नई आपकी जानकारी में इजाफा कर सकूं और कुछ नए बातें आपको किससे कहानियां सुना सकूं। तो अगर ऐसा नहीं करता हूं तो मेरी नज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहती है और हर जगह फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, तो कमोबेश वही 10-5 स्टोरी, 20 स्टोरी के इर्द गिर्द तमाम अखबारों की वेबसाइट्स पर लेके, यूट्यूब पर देखिए तो वही 20, 25, 15 कहानियों के इर्द गिर्द ही जब कोई घटना घटती है तो फैक्ट और जानकारियां रहती हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो आपने अनसुनी होंगी, आपने सुनी नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी। 2008 के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह टेलीविजन चैनल देख रहे थे। उस समय उन्होंने तय किया था कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, यानी भारत और अमेरिकी जो परमाणु संधि थी वो करके रहेंगे। ऐसा क्यों था वो बाद में बताऊंगा। वो टेलीविजन सेट पर देख रहे थे, सोनिया गांधी इंटरव्यू दे रही थी, वीर सांघवी इंटरव्यू ले रहे थे। लाइव टेलीकास्ट, उसका लाइव या रिकॉर्डेड जो भी हो, उसका टेलीकास्ट चल रहा था। वीर सांघवी ने कहा कि न्यूक्लियर डील के मसले पर आपका क्या सोचना है। लेफ्ट पार्टी इसका विरोध कर रही है और वो सरकार से समर्थन वापस तक के मसले पर का फैसला ले सकती है। सोनिया गांधी का जवाब ये था कि ये जो मसला है वो इतना बड़ा नहीं है जिसमें कि गठबंधन टूट जाए या सरकार को कोई खतरा हो जाए। उसके लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मनमोहन सिंह का दिल बैठ गया, मनमोहन सिंह उदास हो गए। सोनिया गांधी से उन्होंने इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की थी। इसके बाद मनमोहन सिंह ने स्टैंड लिया। इसके बाद मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के सामने, मतलब सोनिया गांधी के पास दो विकल्प थे, या तो मनमोहन सिंह को हटा करके दूसरा प्रधानमंत्री बनाया जाए, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, या मनमोहन सिंह को कंटिन्यू किया जाए और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के लिए आगे बढ़ा जाए। सोनिया गांधी के बहुत सारे वफादार जो अगल बगल थे वो पहले विकल्प पे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि मनमोहन सिंह को हटा दिया जाए या प्रणब मुखर्जी को मुख्यमंत्री। ये जो चर्चाएं पॉलिटिकल होती रहती हैं, लेकिन बाद में सोनिया गांधी ने फैसला किया कि वो मनमोहन सिंह के फैसले के साथ खड़ी रहेंगी और ये फिर उसकी जो व्यवस्था हो सकती थी, आपको मालूम है, बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से एटमी डील में सरकार को समर्थन मिला, सरकार बची और मनमोहन सिंह दूसरी बार 2009 में जब चुनाव हुआ। तो मूल बात यह है कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को लेके मनमोहन सिंह आखिर इतने अडिग क्यों थे कि सरकार गिरने तक की वो उन्होंने परवाह नहीं की। उसका कारण यह था कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो पहला उनका कार्यकाल था उसमें उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि वो कौन सी लेगेसी छोड़ के जाएंगे, वो कौन सी छाप छोड़ के जाएंगे, वो कौन सा इतिहास बना के जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जाने। एक वित्त मंत्री के आज भी जो श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं
जब से उनका निधन हुआ है। और उनको एक दुनिया का महान अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र की बहुत बारीक समझ रखने वाला व्यक्ति, और जिसने भारत में लिबरलाइजेशन, उदार आर्थिक व्यवस्था की नींव डालकर 1991 से 96 के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बतौर वित्त मंत्री जो उन्होंने काम किया और भारत को विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज विश्व जहां पर है उसमें मनमोहन सिंह का योगदान, विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति जहां पर है उसमें मनमोहन सिंह का सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है। तो वो इस बात को लेकर के तो मुतमईन थे कि देश उनको अच्छे वित्त मंत्री के तौर पर और आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर तो जानता रहेगा, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उनकी पारी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की बने। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को लेकर उनका यह मानना था कि भारत से अमेरिका का जो न्यूक्लियर एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आने वाले दिनों में भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और शायद देश उनको इस तौर पर याद करे। लेकिन उस डील का कोई फायदा अभी तक जानकारों की माने कि कोई जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके अड़ने की बात यही है। और ये जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं, ए रियूड लाइफ वीर सांघवी की किताब है, उसी के कुछ अंश इधर से कुछ उधर से जो उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में लिखा है, वहां से ये मैंने आपको सुना। अब आता हूं, 2-3 महीने हुए प्रधानमंत्री बनने के। विदेश मंत्री नटवर सिंह के साथ बैंकॉक की यात्रा पर, थाईलैंड की यात्रा पर गए। मनमोहन सिंह का जैसे वहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने अपने होटल के 16वें फ्लोर के स्वीट में विदेश मंत्री नटवर सिंह को बुलाया। नटवर सिंह इंदिरा गांधी के भी बहुत करीबी थे, गांधी खानदान के भी बहुत करीबी थे, सोनिया गांधी के भी बहुत करीबी थे। जब नटवर सिंह वहां पहुंचे विदेश मंत्री के तौर पर, तो मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मैं बड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूं। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियों में मैं देश को, अभी मई में बने थे, जुलाई की बात है। नटवर सिंह ने कहा कि मिस्टर सिंह, आपके साथ हम सब मजबूती से खड़े हैं और सोनिया गांधी आपके साथ पूरी तौर पर खड़ी हैं, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? वो जानना चाहते थे कि नटवर सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह, इस बात का जिक्र नटवर सिंह ने अपनी एक किताब, जो उनकी किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसमें किया है। नटवर सिंह को आपको मालूम है वोल्कर विवाद के चलते विदेश मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो उन्होंने अपनी किताब में मनमोहन सिंह को की जितनी बुराई कर सकते हो उतनी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। एक और दिलचस्प वाकया मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री के विशेष विमान से प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जा रहे थे, विदेश यात्रा पर जा रहे थे। वीर सांघवी उस यात्रा में उनके साथ थे। 2-3 एडिटर्स को बुलाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसी बातें की कि उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला हल कैसे नहीं हो सकता। कश्मीर का मसला, अच्छा, परवेज मुशर्रफ से वहां मुलाकात भी होनी थी, तो उन्होंने कहा कश्मीर का मसला हल हो सकता है, क्यों नहीं हल हो सकता। उन्होंने आइडिया क्या दिया कि बॉर्डर से फोर्सेस हटा ली जाए, दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे को आने जाने दिया जाए और विचारों का विनिमय हो। तो वहां बैठे लोगों ने कहा कि अरे सर, ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, ये आप क्या बात कर रहे हैं। जो कट्टरपंथी है वो मानेंगे, वो अपनी सॉवरेनिटी की बात करते हैं। जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ जाने की बात करते हैं, आप बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे यार, पाकिस्तान के बॉर्डर से चीज़ें आ रही हैं ना, हमारी चीज़ें पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान की आ रही है, वैसे आदमी भी आए जाए, क्या ज़रूरत है, बॉर्डर से सोर्स बता लो। और आज का दौर आर्थिक युग है, आने वाला दिन आर्थिक युग है। जब वो आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे और विकसित होंगे और उनके यहाँ का होगा, तो ये धीरे धीरे उनके दिमाग से मानसिकता खत्म होगी। अब ये लोग बड़ा चक्कर में पड़ गए कि ये मनमोहन सिंह को विदेश नीति का कुछ पता है, नहीं पता है। और मनमोहन सिंह अपने उसमें, तो वो मुशर्रफ से जब बात करने जा रहे थे तो उनको अपना पर्सनल ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस कश्मीर मसले को सुलझा लेंगे।
और मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी कि बतौर प्रधानमंत्री उनको कैसे याद किया जाएगा। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ था विश्व का, उसका अंदाजा मनमोहन सिंह को पहले लग गया था। उनके प्रधानमंत्री रहते उस बड़े आर्थिक संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारतीय लोगों पर नहीं पड़ा, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगर जिस तरीके से वो सरकार को चलाना चाहते थे उस तरीके से उनको 10 सालों में, शुरुआती दौर में तो ठीक था, लेकिन दूसरा कार्यकाल उनका बिल्कुल ही गड़बड़ होता चला गया। कारण ये था कि इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊं कि 2009 में जब 145 सीटें 2004 में मिली थी कांग्रेस पार्टी को, और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विदेशी मूल के मुद्दे को जिस तरह से सुषमा स्वराज, उमा भारती, इन सब ने उठाना शुरू किया, उसके बाद सोनिया गांधी ने, कहते हैं कि विचार त्यागा, लेकिन उनके दिमाग में मनमोहन सिंह पहले से थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नरसिम्हा राव की कार्यशैली को देख लिया था। उन्हें यह पक्का यकीन था कि किसी एक आदमी को, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जो पॉलिटिकली बहुत जागरूक या पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, तो वो पार्टी और सरकार दोनों पर नियंत्रण कर लेगा। इसलिए उनको ऐसे आदमी की तलाश थी। अर्जुन सिंह, शरद पवार तो अलग ही हो गए थे, इसके अलावा प्रणब मुखर्जी, ये लोग प्रोबेबल्स थे, लेकिन उनको मालूम था अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी के हाथ में अगर प्रधानमंत्री की बात आई तो पार्टी भी उधर चली जा सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मनमोहन सिंह, और दूसरी बात, मनमोहन सिंह की इंटीग्रिटी, डिग्निटी, ऑनेस्टी और उनकी काबिलियत, उनके अर्थशास्त्र की जानकारी, उनके अच्छे इंसान होने की जानकारी, ये सब सोनिया गांधी को पता थी। राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता भी थे, तो इसलिए भी उन पर भरोसा किया कि ये आदमी देश को, शासन व्यवस्था को, सरकार को, चूंकि पार्टी के तिकड़म से ये दूर रहेंगे, पार्टी के झमेला मेरे पास है, और दूसरी बात है कि पार्टी में इनका दखल कम होगा और ये सरकार अच्छे से चलाएं और हम पार्टी पर पूरा नियंत्रण रखें। ये व्यवस्था सोनिया गांधी ने बनाई थी। नटवर सिंह अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि मुश्किल से 6-7 लोग, वो कहते हैं जितना मुझे याद है, अर्जुन सिंह थे, प्रणब मुखर्जी थे, मोतीलाल वोरा थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, मनमोहन सिंह थे, नटवर सिंह थे, ये लोग सोनिया गांधी के घर बैठे हुए थे। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन हो चुकी थी। सोनिया गांधी ने जब कहा मनमोहन सिंह से कि हमने डिसाइड किया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, मनमोहन सिंह ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मुझे मैंडेट नहीं मिला है। तब नटवर सिंह ने कहा कि जिसे मैंडेट मिला है उसने आपको बनाने का फैसला किया है, और फिर इसके बाद वो बन गए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर जो पहला कार्यकाल उनका हुआ, और जब 2009 में चुनाव हुआ और जब 145 से सीटें बढ़ के 206 आ गई, सिंह इज किंग कहा जाने लगा, तो मनमोहन सिंह को ये लगा कि ये जीत और ये सीटों में संख्या का इजाफा उनकी वजह से हुआ है। एटमी डील पर जो उन्होंने स्टैंड लिया उसकी वजह से हुआ है। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस से देश को जैसे बचाया उसकी वजह से हुआ। वो बहुत अनरीजनेबल नहीं था उनका ये सोचना, लेकिन वहीं से कांग्रेस पार्टी में और उनके बीच में चीज़ें उस तरह से आने लगी कि कांग्रेस के मंत्री पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो सोनिया गांधी तुरंत उनको सैक करने को बोलती थी। पवन बंसल को कर दिया, अश्विनी कुमार जो कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी थे उनको कर दिया, अशोक चौहान को कर दिया, और आप जानते ही हैं सारे नाम। लेकिन जब कोलिशन वाले लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी हिला हवेली करने लगती थी। ये चीज़ भी मनमोहन सिंह, उनके खैर कई बातें ऐसी हैं जो अलग अलग किताबों में लिखी हैं। मैं तो सिर्फ आपको किस्से कहानियाँ बता रहा हूँ मनमोहन सिंह से जुड़ी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया, और दूसरी बार जब उनको बनाया गया तो मनमोहन सिंह के न चाहने के बावजूद, अभी देखिए कहते हैं कि वो जो बाबा रामदेव को रिसीव करने मिनिस्टर्स गए थे, उस फैसले से सोनिया गांधी बहुत नाराज हुई थी कि आखिर ये किसका फैसला है कि रामदेव को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लोकपाल बिल को जो मीडिया का जो उस समय का प्रेशर था, मीडिया जो बहुत ताकतवर हो गया था, उसके सामने जो व्यवस्थाएं वहाँ शासन व्यवस्था में बन रही थी, उसको लेके दोनों पक्षों में बड़ा मामला गर्म था।
अब दो किस्सा मैं और सुना देता हूँ। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि इस देश के दूरदर्शी नेताओं में चंद्रशेखर जी का नाम आता है। बहुत कम लोगों को इस बात को मालूम होगा कि देश में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन बने और उन्होंने चुनाव आयोग को बदलने का, चुनाव कराने का तरीका अगर देश में बदला, तो आखिर वो कौन सा आदमी है जिसने टी.एन. शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया? ये चंद्रशेखर जी की 4 महीने की सरकार है जिसने टी.एन. शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। दूसरी बात, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार पहली बार चंद्रशेखर जी ने अपनी सरकार में बनाया, आर्थिक सलाहकार बनाया और बाद में यूजीसी का चेयरमैन बनाया। तो जब वित्त मंत्री बनाने की बात 91 में हुई थी, चंद्रशेखर जी की सरकार जाने के बाद नरसिम्हा राव की सरकार, तो वो स्टेट बैंक के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनका नाम सुझाया गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं वित्त मंत्री बनूंगा, मनमोहन सिंह इसके लिए अच्छा विकल्प होंगे। मैंने एक किस्सा सुनाया, अभी पीसी अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह को फ़ोन किया, वो सो रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी। पीसी अलेक्जेंडर उनके घर गए, उन्होंने कहा कि आपको वित्त मंत्री की शपथ लेनी है। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वो अगले दिन यूजीसी के चेयरमैन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। बाद में उनको कहा गया भाई शपथ लो, आप आओ जल्दी। तो फिर वो वित्त मंत्री के तौर पर वो बहुत, तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जिसको जनता का मैंडेट नहीं है, और इसका प्रभाव आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर जी ने ये बात 20 साल पहले कही थी, लेकिन इसका असर ये होगा कि राजनीतिक लोगों का सार्वजनिक जीवन में, आम लोगों में राजनीतिक लोगों का महत्व कम होगा। लोगों की राजनीतिक नेताओं में और राजनीतिक मुद्दों में दिलचस्पी कम होगी। अगर मास लीडर जनता के जो राजनीति, जो दुख हो दर्दों और जिन मुद्दों के लिए की जाती है, उससे इस तरह के लोग अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आने वाले दिनों में आम लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट खत्म होगा। दूसरी बात, संजय बारू अपनी किताब में, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू जो उनके प्राइम मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर हैं, वो भी अपनी किताब में कुछ किस्सों का जिक्र करते हैं। वो बताना आज इसलिए यहाँ पर जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि और उनके स्मारक को लेकर अच्छा खासा विवाद है, और कांग्रेस के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो इज्जत बख्शनी चाहिए थी वो नहीं दी। लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं भी और नहीं भी। मैं थोड़ा वो क्लेरिफाई कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि 2013 में महत्वपूर्ण लोगों के निधन के बाद राष्ट्रीय स्मारक बनाने की पॉलिसीज़ में काफ़ी कुछ चेंज किया गया। वो चेंज इसलिए भी किया है, राजघाट के आसपास जो ज़मीन है अब उसके हिसाब से कितना अलॉटमेंट हो। पहले तो इंदिरा जी का, राजीव जी का और नेहरू जी का, और आप देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा, उतने बड़ा बड़ा स्मारक अब दिया नहीं जा सकता, पर्यावरण की दृष्टि से और ज़मीन की दृष्टि से। तो कई मंत्रालयों से, संस्कृति मंत्रालय, फिर नगर शहरी विकास मंत्रालय में फाइल जाती है क्योंकि वो मेंटेनेंस का काम शहरी विकास मंत्रालय करता है, संस्कृति मंत्रालय का है, तो कई जगह से होता है। तो ये तय हुआ था कि जो गणमान्य व्यक्ति होंगे, जो विशिष्टता जिन्होंने की होगी, उनके लिए स्मारक बनाए जाएंगे। मनमोहन सिंह जी का अचानक निधन होने के बाद अगली सुबह चिट्ठी लिखी गई। गृह मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन उसकी औपचारिकता के लिए ट्रस्ट का गठन होगा और ट्रस्ट में कौन लोग होंगे ये औपचारिकता की जाएगी, लेकिन तब तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब अंतिम संस्कार आमतौर पर होता यह है कि जब जगह सेट हो जाती है, जहाँ पर जगह सेट है वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है और उसी अंत्येष्टि स्थल पर स्मारक बना दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है जिन लोगों का बना। कांग्रेस पार्टी की यही डिमांड थी।
संजय बारू ने वो संजय बारू ने जो किताब लिखी है वो मनमोहन सिंह के निधन के बाद तो लिखी नहीं, वो तो काफ़ी पहले लिखी गई है। उन्होंने लिखा कि नरसिम्हा राव के निधन के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने उसी मोतीलाल नेहरू रोड पर गए जिस मोतीलाल नेहरू पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। तो नरसिम्हा राव के घर जब संजय बारू लिखते हैं अपनी किताब में कि जब हम लोग साथ पहुंचे प्राइम मिनिस्टर के, तो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने उनको एक तरफ किनारे ले जाने का काम किया और संजय बारू से कहा कि आप नरसिम्हा राव के बच्चों, उनके 2 बेटे और बेटी वहां पर थे, उनसे बात कीजिए कि वो पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाएं और अंत्येष्टि का कार्यक्रम वहां करें। संजय बारू लिखते हैं कि मुझे उस समय समझ ही नहीं आया, और अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के परिवार वाले ये आग्रह करते हैं कि उनका स्मारक बने या उनका यहीं पर दाह संस्कार हो तो ये उनका फैसला है, मैं कैसे जाके कहूं कि आप हैदराबाद ले जाएंगे। मैंने उसको इधर उधर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ हम चले गए। अगली सुबह हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को वो कहा गया, देखिए मैं नेताओं के 2 नाम भूल रहा हूं, कि उन 2 नेताओं ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय जो थे वाईएसआर और एक और कोई नेता था, उन 2 नेताओं ने परिवार को मिलजुल के ये समझाने का काम किया और नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर एआईसीसी के भीतर भी नहीं गया और हैदराबाद सोनिया गांधी उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि नरसिम्हा राव का कैसा रिश्ता था सोनिया गांधी से बाद के वर्षों में। दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर जी का भी निधन हुआ और तभी यही सरकार थी। मनमोहन सिंह उनके अंडर में काम कर चुके थे, आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। अब आप सोचिए, और उनका निधन हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटों से, उनके परिवार वालों से कहा कि इनका पार्थिव शरीर भोटसी ले जाया जाए। भोटसी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन वहाँ भोटसी ले जाया जाए और वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया जाए। संजय बारू की किताब में ये बात दर्ज है, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसके आधार पर मैं फैक्ट बताता हूँ। संजय बारू ने उस किताब में ये बात लिखी है कि तब चंद्रशेखर जी के बेटों ने कहा कि अगर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं होगी तो हम यहीं लोधी क्रेमेटोरियम में, यहीं लोधी जो शवदाह है वहीं पर करेंगे, हम वहाँ नहीं ले जाएंगे। फिर उनके लिए अंत्येष्टि स्थल और स्मारक की बात हुई। तो ये पहले इस तरह का 2 वृतांत किताबों के आधार पर मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे किस्से कहानियाँ ऐसे हैं। देखिए, कोई सत्ता में रहता है तो दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी कैसा सलूक किया, ये भी एक देखने को आया। और विपक्षियों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जैसे जैसे और जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, विरोधी होना अलग बात है, विपक्षी होना अलग बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादा और सारी चीज उनके लिए कैसे उस आदमी को किस किस तरीके से मुसीबतें झेलनी पड़ी थी और कैसे उन्होंने शासन सत्ता संभाला था। लेकिन एक बात जरूर है कि इस देश में लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे सादगी, सबसे ईमानदार, सबसे डिग्निटी वाला प्रधानमंत्री के तौर पर अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। मैंने सोचा कुछ किस्से कहानियाँ सुना दें। श्रद्धांजलि में तो सब अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, मैंने कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको दी जो शायद आपने सुनी नहीं होंगी। बहरहाल, नमस्कार।